देगा। तो हम लोगों ने अभी कल की जो क्लास किया था उसमें 1 से लेकर 50 क्वेश्चनों पर हमने बातचीत कर चुके हैं और मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से यूनिट नंबर 1 में कुछ प्रश्नों से। और आप ध्यान रखिए, ये आप ये समझिए कि ये प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये प्रश्न का आधार जो बनता है यूजीसी में या एमपी सेट में ऐसे ही बनता है, प्रश्न ऐसे ही आते हैं। ठीक है, बशर्ते आप लोगों को ध्यान देना है, तर्क करना है और फिर जाके जवाब देना है आप लोगों को पॉजिटिव होके। आप ऐसा सोचिएगा कि मैं जैसे एग्जाम में बैठी हूँ, इसी तरीके से आप लोग जवाब दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 से। और महिला तथा बाल विकास विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? बताइए। 1985 सर। 1985। हो गया था क्वेश्चन हाँ 1985। बिल्कुल, ऑप्शन आपका पहला ही करेक्ट रहेगा, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और ध्यान रखेंगे, अभी कल की क्लास में भी आप इसके अंतर्गत ही है, आप लोगों ने आईसीडीएस की बात किया था मुझसे, आईसीडीएस की बात किया था। आईसीडीएस पता होगा, समेकित बाल विकास की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ जी सर। हाँ, इसी के अंतर्गत आया था। इसकी स्थापना कब हुआ था आईसीडीएस, बताएं जरा एक बार आरती मैडम। 1975। बिल्कुल सही जवाब, 1975। चलिए बताइए, ध्यान से दीजिएगा राजू जी जवाब इसका। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन कहता है कि यह प्रदूषण एवं उसकी समस्याओं से अवगत कराती है क्या? देखो, यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट अभी बताता हूँ, जनसंख्या वृद्धि रोकने में सहायक भूमिका निभाती है क्या? वन्य जीवों के संरक्षण में भूमिका निभाती है क्या? भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाती है क्या? ये बताइए, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या हो सकता है? सॉरी, क्या नहीं है? सर ऑप्शन डी गलत है। डी भ्रष्टाचार। डी। बिल्कुल, यहाँ आपने जो जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण। देखो, पर्यावरण अब यूजीसी क्या यूज करता है इसकी जगह, बताऊं? परिवेश यूज करता है। कौन सा शब्द यूज करता है? परिवेश। और परिवेश का जहाँ लिखा हो ना, उसका मतलब पर्यावरण होता है ना। अब परिवेश का अर्थ क्या है? समाज के सभी अंगों से जो एक व्यक्ति के आसपास की सभी परिस्थिति लोग या परिस्थितियां हैं उसके बारे में जिक्र करता है। चीज़ें हों, घटनाएं हों, उसके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करता है, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की जाती है ना। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ यहाँ पे कि हमारे परिवेश में, पर्यावरण में विविध आयाम होते हैं, है ना। वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं तो पर्यावरण का एक आधारभूत विषय के रूप में स्वीकार किया गया है, एक आधारभूत विषय के रूप में, है ना, इसको एक्सेप्ट किया गया है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और फिर अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कहता है कि भाई, सिंपल सी बात है, आप सोच भी सकते हैं इसके बारे में कि प्रदूषण और उसकी समस्या से अवगत कराता कौन काम है? पर्यावरण अध्ययन में होगा। और जनसंख्या वृद्धि रोकना है ना, इसमें किसकी मदद रहेगी? पर्यावरण अध्ययन में मिलेगा। और वन्य जीवों का संरक्षण की भी बात होगी तो यही मिलेगा। और भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों पर रोक, इसका काम नहीं है पर्यावरण का, है ना, इसका काम नहीं है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ऑप्शन नंबर आप जो है ना डी को लगाइए, और डी वाला ऑप्शन सही है आपका। फिर एक सवाल देखिए आपके सामने कि पर्यावरण अध्ययन में सहभागिता के मूल उद्देश्यों में शामिल है। जरा जवाब बताइए कौन सा करेक्ट होना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी की तरफ आप यहाँ पे कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो 52 का सही बताया, आप लोगों ने सही बताया है। जो ऑप्शन डी वाला है वही आपका करेक्ट हो जाएगा, जो है उपरोक्त सभी। वृक्षारोपण कार्यक्रम भी है शामिल इसमें, सफाई कार्यक्रम का संचालन भी इसमें शामिल किया गया है, और कार्यक्रमों का नियोजन क्रियान्वयन को भी शामिल किया गया। उपयुक्त सभी के सभी यहाँ पर करेक्ट रहेंगे। और ये प्रश्न है पर्यावरण के अध्ययन में सहभागिता के। सहभागिता का मतलब क्या होता है? कोऑपरेट करने से, एक प्रकार से पार्टिसिपेट करने की। और यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फिर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53 है कि परिवेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही रहेगा? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल। अब फिर ऑप्शन डी। कौन सा कथन सही है? तो समाज के सभी वर्गों से संबंध होता है, ये पहला ऑप्शन। दूसरा है कि हमारे परिवेश में पर्यावरण का महत्वपूर्ण स्थान है, बिल्कुल सही है। और हमारे आसपास की चीज़ें जो होती हैं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, ये बात अभी मैंने आपसे बोला भी था। ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी तक आप लोगों ने 3 प्रश्न किए हैं और तीनों के तीनों आप लोगों ने पॉजिटिव में जवाब दिया है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं अब इस प्रश्न का जवाब आप लोग क्या देना है।
महिला एवं बाल विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं चल रही हैं? देखिए बड़ा बढ़िया सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 54 का। हाँ, कौन सा इसके अंदर चलाया जा रहा है या कौन सी चल रही है? ये भी सही है, बी उपरोक्त सभी। इसका भी डी हो जाएगा सर। बिल्कुल, अगेन आप लोगों ने सही किया है। अब यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, अब ध्यान रखेंगे सभी लोग। एकीकृत बाल सुरक्षा योजना, आपने इसके बारे में सुना होगा, अच्छे तरीके से जानते हैं भी इसके बारे में कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम इसको कहा जाता है, इस वाले को, है ना। ICPS के नाम से जाना जाता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, समेकित बाल संरक्षण। अब बताइए ये कब आया है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। कब आया जी? सर ICDS 2009 सर। ICDS तो दूसरा वाला है मैडम, बी। नहीं, वो ICDS दूसरा है, ये दूसरा, वो दूसरा है। देखिए ये आपको ध्यान रखना है, भारत सरकार की जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है ना, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, उसके तहत ये योजना चलाई जाती है, ICPS नाम याद रखेंगे। और ये योजना जो है अगर पूछा जाए कब आया है तो 2009 लगा के आप सभी लोग चले आइएगा, है ना, लगा के चले आइएगा। सर पहले महिला एवं बाल कल्याण विभाग किसमें शामिल था? महिला एवं ये क्या नाम है, महिला एवं बाल कल्याण विभाग किसमें शामिल था सर? ये तो 1985 में बना है ना। हाँ, ये जो है ना आपका एग्जैक्ट अभी हमारे माइंड से स्किप हो रहा है। अभी ये 2006 वाली जो प्रक्रियाएं थी उसमें जिक्र किया गया है। ये आई थिंक संरक्षण के संबंध में था, ये योजना पहले शामिल किया गया था, बाल विकास के कल्याण के संबंध में। जो इंडिविजुअल था ये बाद में इसको इन्वॉल्व किया गया, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है, आने कल शाम वाली क्लास में। समाज कल्याण है, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, ओके ओके ओके, सामाजिक न्याय, ठीक है। तो यहाँ आप एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे ICPS में, सर इसको आप क्लियर करके बताना एक बार, क्योंकि कल हाँ ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, आप निश्चिंत रहे। महिला एवं बाल विकास का कल्याण एक टॉपिक ले लूँगा मैं एक बार, एक दिन 15 मिनट की, उसमें जिक्र कर दूंगा आप लोगों से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान रखिए ICPS के बारे में थोड़ा सा, कि ये जो एक ऐसी प्रणाली होती है ICPS ना, जहाँ बाल अधिकारों का संरक्षण की बात करता है। अब ध्यान से सुनिए, बाल अधिकारों के संरक्षण में किसकी भूमिका? ICPS की है। बच्चों के सर्वोत्तम हित की बात कौन करेगा? ICPS करेगा, है ना। और इसका मुख्य सिद्धांत के आधार पर बच्चों की जो कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से जो रक्षा करने की बात करता है वह ICPS ही करता है ना। अब आपके सामने एक और ऑप्शन आता है, उसको भी ध्यान रखिए आप सभी लोग, एकीकृत बाल विकास योजना। अब ये योजना के संबंध में बात हो रही है और ये इतना इंपॉर्टेंट है जिसको ICDS का नाम आप लोग देते हैं। ये बात करेक्ट है? हाँ, 19 अगर मैं बात करूं ICDS और ये बात करता हूं तो 1975, इसमें जैसे आपने ICPS के बारे में देखा वैसे इसके बारे में भी समझ लीजिए आप लोग। कुपोषण, स्वास्थ्य, युवा बच्चे, गर्भवती एवं नर्सिंग माताओं के विकास की आवश्यकता के संबंध में अगर मैं बात करता हूं तो वो आता है एकीकृत बाल विकास योजना आती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, करेक्ट रहेगा ये 2 अक्टूबर 1975। चलिए अब एक और बात कर लेते हैं, इन पॉइंटों को ध्यान रखें क्योंकि ये पॉइंटें से प्रश्न आते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब दिया आप लोगों ने, 2016। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पर इस योजना में अगर मैं बात करूं तो आप सोच रहे होंगे गैस वाला इसमें कैसे आ गया, है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान सुनिए। यहाँ कहा गया है इस योजना में कि गरीब परिवार की महिलाओं के चेहरों पर खुशी लाने का उद्देश्य से ये लाया गया है। तो केंद्र सरकार ने इसे 1 मई 2016 को स्टार्ट किया और इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन मिलने के संबंध में जिक्र की गई, है ना, इसके बारे में। परंतु जब हम बात करते हैं उज्ज्वला योजना में तो ये एक प्रकार से महिलाओं को सशक्तिकरण से जोड़ने का काम करता है ना। तो 18 यहाँ पे बताया गया कि इसका अगर आप आवेदन करेंगे तो 18 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए और खासकर ये महिलाओं के लिए ही बनाया गया है। ये अगर मैं बात करूँ वयस्क महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना,
और जो ग्रामीण लेवल पर है, अति पिछड़ा वर्ग है ना, और अंत्योदय अन्न योजना, चाय एवं पूर्व चाय बगान जनजाति, जो है वनवासी द्वीप पर या नदी द्वीप समूह में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये जो एक 14 सूत्री घोषणा के अकॉर्डिंग किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध किया जाता है। इसलिए कहीं भी आजकल आपने देखा होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 करके 2.0 करके। और योजना है ना ऐसी, उज्जवल है या पता नहीं सर क्या क्या नाम है उसका भी। अच्छा, एक और योजना है, उजाला, वो उजाला योजना है। बिल्कुल सही जवाब बताया आपने। जो अभी आई थी हाँ। इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं 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 नहीं, वो महिला तस्करी से जो 2007 की है जो, हाँ नहीं ये देखो अलग है, महिला तस्करी क्या सर? महिला तस्करी से रिलेटेड है ये उजाला योजना 2007 की। इसमें जैसे बताया गया है कि भाई उजाला योजना में अगर जब कभी यौन शोषण किसी का हो रहा है, किसी क्या नाम है, किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इस तरीके की बात, ठीक है, महिला शोषण और दुर्व्यवहार जैसी प्रतिक्रिया आपका उजाला योजना 2007 को बताता है। इस बात को आप ध्यान रखें खासकर इस योजना के अंतर्गत। तो तस्करी की रोकथाम करना, बचाव करना, पीड़ितों के पुनर्वास की बात करना, ये किस योजना के अंतर्गत आती है? तो नहीं नहीं, ये उजाला नहीं है, उज्ज्वला योजना है। कौन सा है? उज्ज्वला योजना है। उजाला योजना। हाँ, ये उज्ज्वला योजना है, ठीक है, उनके बारे में ये जिक्र करता है, ठीक है, याद रखेंगे। उजाला एलईडी लाइट की भी है सर। उजाला इलेक्ट्रिसिटी से ही है संबंधित, इलेक्ट्रिसिटी एलईडी लाइट, एलईडी लाइट ऐसा कुछ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, यहाँ आप सर उसमें क्या है, एलईडी मिली थी। उजाला योजना देखो मैं बताता हूँ, सुनो, जो उजाला योजना है हम लोगों से अगर उजाला योजना के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है तो केवल वर्षों को ध्यान में रखिएगा। बिजली से है, आपने बताया अभी, बल्ब से बता रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है। तो यह 1 मई 2015 को स्टार्ट हुआ और ये बेसिकली बचत लैंप योजना से रिलेट कराता है ना, उजाला योजना। बस इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखें उजाला योजना के बारे में, ठीक है। अगर पूछे शुरुआत कब हुआ तो 2015 में स्टार्ट हुआ। हाँ, बस इस बात को ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आपने प्रश्न समझ लिया, बहुत सारे फैक्ट मैंने आपको यहाँ पे दिया है, अगर आप नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और नोट जब अभी से करेंगे ना सारी चीज़ें तो फिर कई बार नाम आने वाले हैं इन लोगों का, तो मैं कई बार जिक्र करूँगा तो आपको ऐसे ही फिर याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सेवाएं प्रारंभ करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? बड़ा अच्छा सवाल है और बहुत IMP करिएगा इस पर, 2005 IMP कर। 2005 में की गई, 2005। बाद में ओके। NHM कर दिया वो 2013 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना, हाँ, ये जब आता है तो इसका सही जवाब आपने अभी बताया है, बहुत बढ़िया, करेक्ट जवाब। तो 12 अप्रैल 2005, 12 अप्रैल 2005। बेसिकली देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो रह रहे नागरिक हैं उन नागरिकों को सुरक्षित स्वास्थ्य प्रदान करने हेतु ये जारी किया गया था मिशन, और बड़ा ही फेमस रहा है ये मिशन। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जब आपसे प्रश्न पूछे कि भाई इसका स्पेसिफिक तरीके से अगर लक्ष्य क्या चीज़ की तरफ जाता है, तो ये कहता है कि स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचों में सुधार करने को लेकर, मानव संसाधनों को संवर्धन करने को लेकर, सेवा में वृद्धि करने की बात करता है, जिला स्तर तक कार्यक्रमों को विकेंद्रीकृत करने की बात करता है ये, ठीक है। इनके बारे में जिक्र करता है आपका ये। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, एक शब्द यूज होता है जो है यूज होता है वो शब्द प्रोग्रामेटिक एक शब्द यूज होता है इसके अंतर्गत। और ये जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली होती है उनको मजबूत करने के परिप्रेक्ष्य में ये जो है प्रोग्रामेटिक कंपोनेंट के रूप में यूज़ होता है। फिर तो जैसे प्रजनन मात्र की बात करना, नवजात बाल की बात करना, और किशोर स्वास्थ्य की बात करना, संचारी और गैर संचारी रोग के बारे में बात करता है। यही तो है ये ग्रामीण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसी के अंतर्गत ये चीज़ें जिक्र होती है। स्पष्ट है? एक बार क्लियर करिए मुझे। यस सर। हाँ, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। हाँ, ये चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर में हम लोगों से ये प्रश्न पूछ लिया जाता है ना। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवाएं आती हैं, बस इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आपने नेशनल जो है अगर हम बात करें नेशनल हेल्थ रूरल मिशन,
यही जो सेवाएं बेसिकली बदलाव में काम करता है। मिशन में अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य पर बात करता है। वर्ष 2005 में इसकी प्रक्रिया आई और 2013 से इसे ग्रामीण के साथ शहरी क्षेत्रों में आरंभ करना शुरू कर दिया गया था। अब इसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नाम से जाना जाता है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नाम से जाना जाता है, हाँ 2005। और एक बात और, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको चलाया गया है ना। ये बात विभाग कौन इसकी है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है विभाग। मिशन क्या इसका है, नागरिकों का स्वास्थ्य प्रदान करना। लाभार्थी कौन होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रह रहे नागरिक हैं वो, है ना। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द था। जैसे तपेदिक हो गया, तपेदिक क्षय का मतलब होता है टीबी बीमारी है, और जो है उसकी रोकथाम, मलेरिया डेंगू की रोकथाम, है ना। शुद्ध पेयजल की बात करना, राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे जो बच्चे उनका टीकाकरण करने की बात करना, महिला एवं स्वास्थ्य बाल स्वास्थ्य की सेवाओं को बढ़ावा देने की बात करना, ये सब इसी का काम है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार पूछा जाता है, अगली बार भी आप लोगों से ये देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का बल किन प्रासंगिक निर्धारकों द्वारा जो है, निर्धारकों द्वारा पर या उनके पर आधारित है। अब बताइए क्या क्या इसमें किस पे वो बल देता है, क्या वो जल, सफाई, पोषण, जो है जीवन प्रत्याशा, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, किसको आप लोग यहाँ पे सही जवाब, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी की तरफ आ रहा है, क्योंकि जल, पोषण, लैंगिक समानता, सफाई, सामाजिक समानता। जी देखिए सर, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य में अगर हम बात करते हैं, देखभाल से संबंधित है, ये बात आप जानते हैं। महिला एवं बाल स्वास्थ्य के सेवाओं को बढ़ावा देने की बात करता है, वो भी है, ये भी आपको पता है। जब हम जनसांख्यिकीय संतुलन और जनसंख्या पर स्थिरीकरण की बात करते हैं तो वो भी प्रक्रिया इसमें शामिल होती है, ठीक है। लैंगिक समानता, लैंगिक इक्वालिटी, है ना, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, तब आप उसको लगाना चाहेंगे सर वैसे बी भी लग रहा है, जैसे प्राथमिक चिकित्सा उसमें आना तो जीवन ये पर। ज्यादा सही लग रहा था सर। तो अगर संचार क्या बात कही गई है, संचार की, संचार की भी नहीं चाहिए, ये फिर ये हो जाएगा जल, सफाई, सर पोषण, यही जीवन तो प्रत्याशा। कंफ्यूजन हो रही थी कि बी है कि सी है। संचार तो इसमें भी है। लैंगिक समानता और सामाजिक समानता से इसका कोई लेना देना नहीं है सर। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सामाजिक समानता, इसमें सिर्फ क्योंकि इसमें सिर्फ स्वास्थ्य पर बात की गई है कि कैसे भी अपन ग्रामीण स्तर तक प्राथमिक चिकित्सा पहुंचाएं। चलिए ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट जाएगा, करेक्ट जवाब ऑप्शन ए ही जाएगा। सही कह रहे हैं, लैंगिक समानता की बात इसमें नहीं कही गई है। नहीं है सर, हाँ, यही नहीं इसी पर जाए। सही है, ऑप्शन नंबर आपका कोई लेना देना हाँ करेक्ट है जी। पोषण में क्या आएगा सर फिर? पोषण तो स्वास्थ्य के ही संबंध में, मतलब पोषण तो सत्य है। आंगनवाड़ी प्रोग्राम वगैरह मैडम दिए जाते हैं ना, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ही वो कार्य करते देखो पोषाहार की तो बात, पोषाहार की बात कही गई है, रोग प्रतिरक्षण एवं पोषाहार की सुविधा उपलब्ध कराने की बात राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में ये बात है, ये बात तो करेक्ट है ना। आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट रहेगा, है पहला ही ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सर आंगनबाड़ी इसके अंतर्गत नहीं आता है, आशा आती है इसमें। हाँ इसके अंतर्गत अगर, हाँ इसके आशा की जो उपलब्धता होती है वो इसमें आती है। जो मतलब महिलाओं को हॉस्पिटल तक पहुंचाती है। जननी, देखो जननी सुरक्षा हुआ उसके संबंध में, और उपकेंद्रों की बात करें, रोगी कल्याण, आप लोग आपस में बात करना शुरू कर देते हो हैं? भाई कह रहा हूँ एक बात भी सुन लिया, कर लिया थोड़ा करो। ये ध्यान रखो आप लोग कि जैसे आशा की उपलब्धता हो जाती है, उपकेंद्रों की बात हो गई, रोगी कल्याण समिति की बात हो गई, इन सब की जिक्र जो होता है इसी के अंतर्गत आता है, इसी को अंतर्गत तो है शामिल किया गया है, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ की बात करना है ना, इसी के अंतर्गत शामिल किया गया है, इस बात को आप खासकर ध्यान रखेंगे। अच्छा बेसिकली किन किन राज्यों में चलाया गया है, वो बेसिकली 18 राज्य हैं, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, एक तो जैसे कि कभी कभी एग्जाम में पूछता है तो आप ध्यान रखिएगा, खासकर राजस्थान शब्द, पेपर में राजस्थान शब्द आता है, वो आपका करेक्ट जाएगा, ठीक है। एक उसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है,
उससे पेपर में आया भी है। उत्तरांचल हो गया आपका, वो आता है एक, उसको ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। मध्य प्रदेश में एमपी सेट का पेपर आप दे ही रहे हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश भी आप याद रखें। ये 3 ऐसे राज्य हैं, बाकी 18 राज्य हैं, है ना। मिजोरम, बिहार, मणिपुर, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, नागालैंड, छत्तीसगढ़, है ना, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, ऐसे भी शब्द जो है यूज़ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 57 कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में इस योजना को किस स्तर पर प्रारंभ किया गया था? प्राथमिक स्तर पर या द्वितीयक स्तर पर या तृतीयक स्तर पर या तीनों स्तर पर? बताएं जरा एक बार ये प्रश्न। प्राथमिक स्तरों पर। जी, क्या कह रहे हैं? तीनों स्तर होंगे सर, बस तीनों स्तर आप अपने बातों को बता रहे हैं। बिल्कुल, ये प्राथमिक स्तर भी यहाँ पे शामिल रहेगा आपका द्वितीयक स्तर भी इसमें शामिल रहेगा और तृतीयक स्तर भी यहाँ पर शामिल रहेगा, यानी यहाँ पर तीनों स्तर आपके शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि इसको आप ध्यान रखेंगे खासकर इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। परिवार कल्याण योजना का उद्देश्य क्या हो सकता है? बड़ा अच्छा सवाल है। परिवार कल्याण योजना का उद्देश्य जरा बताएं आप लोग एक बार, क्या हो सकता है? ऑप्शन बी सर। परिवार कल्याण योजना का उद्देश्य, ठीक है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की तरफ भी आप लोग जा रहे हैं? बिल्कुल, ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी की तरफ भी जा रहे हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ परिवार कल्याण के बारे में ये क्या है। देखिए, आप तो पहली चीज़ ये ध्यान रखेंगे इस प्रश्न में कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि परिवार कल्याण योजना कब स्टार्ट की गई, तो आप कहिएगा कि 1952 में ये स्टार्ट किया गया था परिवार कल्याण योजना के रूप में। बेसिकली भारत दुनिया में पहला देश है जिसने 1952 में, पहला देश है दुनिया का भारत जो 1952 में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। अब बात आती है इसके उद्देश्यों को लेकर, तो गर्भावस्था काल में प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना, ये आपका इसके अंतर्गत शामिल किया गया है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि ऑप्शन बी तो होगा नहीं, प्रश्न पूछा है कि कौन सा इसके अंतर्गत आता है ना। नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? देखो, मुख्य उद्देश्य पर बात करनी है हमें। मुख्य का मतलब होता है कि प्राथमिकता देना है यहाँ पे, है ना। क्या देनी है? प्राथमिकता। देखो, टीकाकरण की बात इसमें हुआ है, महिलाओं के उपचार के लेकर बात हुई है, रोगों के खिलाफ जो है शिशुओं का टीकाकरण के संबंध में बात किया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके कई उद्देश्य जो हैं देखने को मिले हैं। तो आप जरा मुझे बताएं कि सबसे अहम उद्देश्य कौन सा होना चाहिए? क्या ऑप्शन पहला करेक्ट जाएगा? लाभार्थियों के घर तक गर्भ निरोधकों को पहुंचाना और बाध्यकरण योजना का क्रियान्वित करना, बाध्यकरण। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका यहाँ पर इस प्रश्न के आधार पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, परिवार कल्याण योजना मुख्य रूप से गर्भ निरोधकों द्वारा या निरोधकों और परिवार नियोजन पर केंद्रित है। ये परिवार नियोजन पे केंद्रित है और परिवार नियोजन ऑप्शन में है नहीं कहीं, और जो कि लाभार्थियों पर घर तक गर्भ निरोधकों का पहुंचाना ये ऑप्शन में है, इसलिए मैं कहूँगा ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो रोग नियंत्रण में एक विधि श्रेणी शामिल की गई है ना। एक मिनट, महाराष्ट्र सेट में इस साल आया था सर ये। अच्छा। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जो परिवार कल्याण योजना की जिम्मेदारी के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि इसका आपको नहीं लगा ये ABCD सभी आंसर सही हैं? उसमें हमें भाई मैं आपसे ये बात तो पहले भी बता दिया। मैंने कहा कि आपको प्राथमिकता की बात, देखो, स्वास्थ्य प्रजनन पर बात करना, महिलाओं एवं परिवार नियोजन पर बात तो करता है, परामर्श सेवाएं वगैरह देता है, ये काम तो सत्य है। दूसरा, आप ये भी कहेंगे कि गर्भावस्था से पहले माँ और बच्चों को सुरक्षित करने की बात करना, प्रसव या प्रसव के बाद की शिक्षा और महिलाओं के उपचार के बारे में शिक्षा देना, वो भी बात आती है। तो इसलिए मैं ऑप्शन नंबर बी को भी देता हूँ प्राथमिकता। बाध्यकरण योजना का क्रियान्वयन करना, देखो, रोकथाम योग्य जो योग्य रोग हैं उनके खिलाफ शिशुओं का टीकाकरण में स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर देता है ना। ठीक है, इनकी बात करता है। समझ में आया सर, राजू सर? तो हमें प्राथमिकता के आधार पे मुख्य रूप से अगर जब बात करें आप लोग, तो आप बताइएगा ऑप्शन आपका पहला ही करेक्ट जाएगा, क्योंकि ये शब्द आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसी ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट रहेगा। देखा, अभी इन्होंने बताया भी है कि महाराष्ट्र में आया था ये, है ना।
तो महाराष्ट्र में अगर हम बात करें एमसेट वाले में, तो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन है। ये आया था सर हम्म कि लोक संख्या धोरण सबसे पहले किस राष्ट्र ने अप्लाई किया था, हम्म ये क्वेश्चन आया था। तो भारत, भारत, ऑप्शन भारत, भारत के बारे में पूछा था। यस सर, हाँ, भारत। सबसे पहला राष्ट्र कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल। 1900 परिवार बेसिकली नियोजन का 19 ये उठाया है। 1951 में ना, आपको बता दूं, एक मिनट सुन लीजिए। 1951 में भारत देश में जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम को शुरू किया गया और विश्व का पहला देश बना। 1952 में फिर ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से हो गई लागू, है ना, पूर्ण रूप से लागू हो गई, है ना। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बस क्लियर। आगे देखिए दूसरा सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है आपके सामने, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, हमसे पेपर में पूछा भी जाता है ना। ध्यान रखने वाली बात है हम लोगों के लिए कि जननी सुरक्षा योजना का संबंध किससे हो सकता है? ऑप्शन सी सर, ऑप्शन सी। महिलाओं से प्रसव से प्रोत्साहित करना। ओके, देखिए सर, महिलाओं देखिए महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, सर की आवाज नहीं आ रही है। कट कर दो। महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, कट कर दो। इसको कट करो, महिलाओं को घरेलू प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना, कट कर दो। कट करो, सी आ जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी जाएगा, महिलाओं के संस्थागत प्रसव का प्रोत्साहित करने वाला, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। और जननी सुरक्षा योजना 2000, हेलो सर, हेलो, हेलो, हाँ आवाज़ जा रही मेरी? आ रही सर। ओके, तो देखो जननी सुरक्षा योजना का जो संबंध है वो आपका 2005 करेक्ट रहेगा। 2005 में ये प्रारंभ किया गया और ये गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण और शहरी लोग हैं उनको बेसिकली गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर अलग अलग प्रोत्साहन राशि भी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। ये बात आपने सुना भी होगा, आप सबको मालूम भी होगा। गरीब गर्भवती महिलाओं को प्रसव की संस्थागत जो सुविधा प्रदान करने की बात करता है इसी योजना के अंतर्गत। मातृ एवं नवजात शिशु नवजात मृत्यु दर को कम करने की अगर कोई बात करता है तो यही करता है। हाँ, तो ध्यान रखने वाली बात हम सब के लिए ये है कि ग्रामीण क्षेत्र की जननी को 1400 रुपये और शहरी क्षेत्रों की जननी को 1000 रुपये की सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जाती है। पेपर में जब प्रश्न आता है तो कूट में ये चीज़ें भी लिखी रहती हैं, इसलिए आप लोग ये 1000 ग्रामीण क्षेत्र 1400, ग्रामीण क्षेत्र में 1400, शहर में 1000, ठीक है। हाँ 1000, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ थी। चलिए आगे बढ़े। सर ये फिर से रिपीट करना एक बार। मैडम, ग्रामीण क्षेत्र में जननी को, जननी मतलब महिलाओं या माताओं को 1400 रुपये और शहरी क्षेत्र में जननी को 1000 रुपये की सहायता राशि जो है उपलब्ध कराई जाएगी। हाँ, सर ये पर मंथ है या फिर कैसे सर? ये प्रसव के दौरान की बात है, ये थोड़ी ना है कि आपको फिर मिलना शुरू हो जाएगा पर मंथ, है ना। ये हाँ, नहीं पर मंथ थोड़ी ना है, ये आपको नहीं समझे आप। प्रसव के दौरान हाँ, प्रसव के दौरान, एक बार है। हाँ ऐसे थोड़ी होता है ना। ठीक है, चलो आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, जननी सुरक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन सा असंगत है? असंगत का मतलब जानते हैं आप लोग? गलत है। ऑप्शन डी सर, ऑप्शन डी। एक मिनट पढ़ तो लीजिए आप लोग कि गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है संस्थाओं में मुफ्त ऑपरेशन की बात की गई है क्या? देखो गलत कहा है इसने, आपको गलत ढूंढना है। तो ये तो सही है, ये तो सही है, हमें गलत ढूंढना है। सामान्य प्रसव में 3 दिन का मुक्त भोजन, बिल्कुल सही है। हाँ। और ऑपरेशन प्रसव में अगर देखो ये सामान्य प्रसव होगा तो 3 दिन, और जब ऑपरेशन वाला प्रसव होगा उसमें 7 दिन का मुक्त भोजन, ये भी सही है, सही है ना। और प्रसव के बाद महिला को 10,000 नगद दिए जाएंगे, ये देख लो। लग रहा है आपको कि ये सही रहेगा? नहीं, ये गलत है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ ज्यादा ही वेलफेयर हो गया सर। हाँ, कुछ ज़्यादा दे दिया है। चलो, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बारे में आपको पहले थोड़ा सा एक लाइन बता देता हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई है। और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो
7 अप्रैल। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ज़्यादातर इसकी जो भूमिका होती है वो स्वास्थ्य चीज़ों पर बात करता है, स्वास्थ्य पर बात करता है, किसी बीमारी उन्मूलन वगैरह जैसे पर बात करता है। ये इन चीज़ों को खासकर आप ध्यान रखेंगे, ये कीवर्ड है एक प्रकार से, इसका पासवर्ड है। अब प्रश्न हमारे सामने कि WHO के वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयास के परिणाम स्वरूप किस वर्ष पल्स पोलियो टीकाकरण प्रारंभ किया गया। अब ये WHO के अकॉर्डिंग पल्स पोलियो वाला टीकाकरण कब प्रारंभ किया गया था? बड़ा अच्छा सवाल है 61 का, बताइए। 1995। बिल्कुल यहाँ से सही जवाब आया है ऑप्शन नंबर बी। 95। हाँ ठीक है। पल्स पोलियो टीकाकरण प्रारंभ 1995 में हुआ है। और याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर आपका जो रहेगा वो बी वाला करेक्ट रहेगा, बी वाला करेक्ट रहेगा, है ना। तो याद रखेंगे आप लोग 2 अक्टूबर 1995 को पल्स पोलियो टीकाकरण प्रारंभ हुआ और 2 दशक के भीतर में ना, कुछ स्टूडेंटों के मैसेज आ रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए। ओके 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 ओके, नहीं अभी तो कोई नहीं आ रहा है स्क्रीन पर, है ना। चलिए हाँ, जब आ जाएंगे मैं ज्वाइन कर लूँगा। देखिए अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे। तो मैं आपसे कह रहा था, एक मिनट सुन लीजिए, कि भारत को 27 मार्च 2014, 27 मार्च 2014, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट IMP है। 27 मार्च 2014 को WHO ने यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोलियो मुक्त प्रमाणन प्राप्त हुआ, यानी ये क्या कर दिया, पोलियो मुक्त घोषणा कर दिया। और कब किया? तो 27 मार्च 2014 को, 2014 को। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 1995 आपको तो पता ही है कि ये टीकाकरण स्टार्ट हुआ। आपको यहीं 2-3 बात और बताता हूँ, वो भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैंसर, ठीक है, रजिस्ट्री कार्यक्रम जो शुरू हुआ है वो 1962 में स्टार्ट हुआ था, 1962 में स्टार्ट हुआ था। दूसरी बात ध्यान रखिए, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम ये लागू हुआ 1995 में, सॉरी 1955 में, 1955 में। हाँ, कुष्ठ उन्मूलन। अनु मैडम आपके यहाँ बहुत नॉइस आ रहा है। हाँ, एक बार म्यूट हो जाइए। अच्छा और नरेश जी आप भी हो जाइए, बहुत ज्यादा वॉइस आ रही है आपकी। हाँ, अब एक बार थोड़ा सुनिए। हाँ, अब देखिए अगर हम बात करते हैं, देखो 1983 में ये शुरू किया गया। और देखो सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सोशल वर्क का है, ध्यान रखेंगे खासकर। मैं यहाँ पे नोट करना चाहता हूँ, नीचे ध्यान दीजिएगा। वो है सार्वभौमिक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरुआत हुआ था 1985 में, 1985 में। ठीक है, बस याद रखेंगे। सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या था? कौन सा? ये सार्वभौमिक वाला? बिल्कुल 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 बताएंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ, जो यूनिवर्सल जो है टीकाकरण की बात जहाँ पे हम कर रहे हैं सार्वभौमिकता में, ये बेसिकली स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में से एक है, जो सालाना 2.67 करोड़ नवजात शिशुओं और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है, यानी उसके लक्ष्य पर ये काम करता है। और सबसे अधिक लागत प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप में अगर किसी की भूमिका है तो सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम की ही है, इसी की है। और याद रखने वाली बात हम सबके लिए ये भी है, इम्पोर्टेंट है, कि टीकाकरण को कवरेज करता है, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने की बात करता है, टीकाकरण कार्यक्रम के प्रदर्शन की निगरानी करता है, टीके और उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करता है। प्रतिरक्षण का मतलब टीकाकरण है, प्रकार से टीका ही होता है ना। इस बात को आप खासकर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, वैसे तो बेसिकली मिशन इंद्रधनुष की बात कर लीजिए आप, या मैं आपसे कहूँ वो भी इंद्रधनुष वाले भी टीकाकरण से रिलेटेड है ना। और अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक आपका पल्स पोलियो हो गया, पल्स पोलियो वाली भी प्रक्रिया में टीकाकरण शामिल किया गया है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक पल्स पोलियो को ध्यान में रखो और एक इंद्रधनुष को बारे में भी ध्यान रखो,
ठीक है, इंद्रधनुष भी टीकाकरण के ही संबंध में आता है ना। यस। और एक ये जो मैंने अभी आपको बताया है इसके बारे में ध्यान रखो। चलो आगे बात करते हैं। और नेक्स्ट सवाल कौन सा क्वेश्चन था ये? 62 कर रहे थे ना हम लोग। हाँ 63 देखो फिर। 63 कह रहा है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम संदर्भ में किन कथनों को असंगत, असंगत का मतलब गलत, बताइए। इस कार्यक्रम का तृतीय स्तर वर्ष जो है 2014 में समाप्त हुआ था, तीसरा जो स्तर था। 62 वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। 62 अच्छा 62 नहीं हुआ, ओके ओके ओके। भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बड़ा अच्छा सवाल, बताएं। 1992 सर। 1992 बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपने दिया है। ठीक है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1992 में हुआ था और यही जवाब आपका सही रहेगा, जो बेसिकली HIV संक्रमण के प्रसार और एड्स के प्रभाव को कम करता था, ताकि एड्स से मरने वाले लोगों की जो संख्या है उसमें कमी आए, है ना। और ये बृहद स्तर पर जो है रोकने की बात करता था। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे खासकर। क्लियर रहेगा ये। और देखिए फिर कह रहा है आपसे कि भाई इसी कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा कथन जो है असत्य है, मतलब गलत है। तो आप मैं तो म्यूट ही हूँ सर। हाँ, ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है, ऑप्शन नंबर जो पहला है ये देखो, एक बार सभी लोग म्यूट हो जाइए। देखिए बैकग्राउंड आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट हो जाइए, आपकी आवाज ज्यादा आ रही है, आप म्यूट नहीं हो रहे। हाँ बैकग्राउंड आवाज आ रही है सर, इसी वजह से ना म्यूट हुआ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है पढ़ने में। देखिए इस कार्यक्रम को तृतीय स्तर पर अगर बात किया जा रहा है 2014 में समाप्त किया, जो कि ये गलत है, यही गलत आ गया पहला वाला ही। और देखो अगर मैं बात करूँ एड्स महामारी के रूप में फैली हुई है, क्या ये बात सत्य तो है ही है राष्ट्रीय एड्स में। दूसरी बात, एड्स के साथ जीने वाले जो अभिप्रेरित किया जाता है, उनको मोटिवेट भी किया जाता है, तो ये भी सत्य है। NGO की भूमिका बढ़ी है, और ये भी बात सही है। केवल आपका यहाँ जो ऑप्शन जाएगा वो पहला वाला ही ऑप्शन गलत रहेगा, बाकी सारा का सारा सही रहेगा। देखो अगर मैं तृतीय स्तर की बात करता हूँ आप लोगों से, तृतीय स्तर पर, तो तृतीय स्तर में 2007 से लेकर 2012 तक का था, 2007 से लेकर 2012 तक का था। यहाँ पे उच्च जोखिम वाले समूहों को कवर करता था, संक्रमणों की रोकथाम करता था, है ना, उपचार करने की बात करता था, है ना, इन जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट करता था ये। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। अगला सवाल हमारे सामने ये है कि एड्स के एकीकृत रोकथाम द्वारा बचाव प्रयासों का उच्च प्राथमिकता दी गई है, जो निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिकता में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन सहयोग एवं उपचार, दूसरा ऑप्शन वित्तीय सहायता, तीसरा ऑप्शन नवीन संक्रमण, चौथा ऑप्शन उच्च खतरा। बी बिल्कुल, यहाँ पे अगर आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी तो यही करेक्ट जवाब है, क्योंकि शामिल आपका देखो सहयोग है, उपचार है, ये तो शामिल है, और नवीन जो संक्रमण से फैलने वाले रोग हैं उनको रोकने की बात ये भी शामिल है, और जो उच्च खतरा समूह का जो संतृप्त कवर करना या रोकना, ये भी प्रक्रिया इसमें शामिल है। कितने लोग जानते हैं संतृप्त? हाँ, संतृप्त का मतलब सर डिस्क्राइब करना, मतलब संतृप्त मतलब डिस्क्राइब। ओके जी, नहीं फैलाओ। हाँ यहाँ एक शब्द सही बताया आपने, फैलाओ। फैलाओ, हाँ फैलाओ जो शब्द है वो संतृप्त, यानी लोगों को अगर मैं कहूँ उच्च खतरा से बचाव करना है तो भाई उनको जागरूक करना पड़ेगा। और जागरूकता मतलब जितने ज़्यादा आप लोग क्या कर सकते हैं, उनको ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सको, ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें फैला सको, इन चीज़ों को बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस उद्योग प्रतिष्ठान का संबंध प्राथमिक क्षेत्र से नहीं है? देखिए बड़ा अच्छा सवाल है आपके सामने, ये उद्योग शब्द आ गया यहाँ पे। अब आपको मैं बताता हूँ, मेरी बात को समझिएगा सभी लोग। अब ओके ओके ओके, चलिए एक मिनट, चलिए अब सुनिए। एक प्राथमिक क्षेत्र है, एक द्वितीयक क्षेत्र है, एक तृतीयक है। अब पहले के बारे में सुनिए। पहले क्षेत्र में आपका आएगा कच्चे माल का निष्करण करना, कच्चे माल।
और ये जब क्रियाकलाप कच्चे माल की होती है तो इसमें दो शब्द आते हैं, दोनों का नाम ध्यान रखें। एक आता है आपका खनन, खनन विकास का उद्योग। दूसरा आपका आता है कृषि उद्योग। दूसरा क्या आता है? कृषि उद्योग, ठीक है। तीसरा आपका आता है मत्स्य, मत्स्य उद्योग। केवल चीनी वाला नहीं आएगा। चीनी वाला नहीं आएगा, चीनी वाला आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अच्छा, ये तो था पहला। अब दूसरा देख लीजिए। दूसरा में अगर हम बात करें तो इस उद्योग में लौह इस्पात आता है, पहली बात। दूसरी बात अगर हम करें यहाँ पे मोटर यान उद्योग, मोटरयान उद्योग, ये बेसिकली जो विनिर्माण क्षेत्रों में शामिल किया गया है इसको बोला जाता है। और तृतीय क्षेत्र जो होता है इसके अंतर्गत ध्यान रखेंगे आप लोग, उन सेवाओं को क्षेत्र में शामिल किया गया है जैसे सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादन, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद का विवरण से संबंधित जो भी उद्योग होता है वो तीसरी क्षेत्र में आता है। और प्रश्न था उद्योग प्रतिष्ठान का संबंध, जो ऑप्शन नंबर आपका सी जा रहा था। एक चतुर्थ क्षेत्र भी होता है, चतुर्थ। अब इसमें क्या आएगा? इसमें रिसर्च आता है, अनुसंधान आता है, और क्या आता है? अभिकल्प, अभिकल्प मतलब डिजाइन, डिजाइन जिसको बोलते हैं वो आता है। जैव रसायन ये आता है आपका। और इसके अतिरिक्त एक पांचवें क्षेत्र का अस्तित्व भी माना जाता है जो बिना लाभ का कार्य का क्षेत्र बताया जाता है, बिना लाभ का कार्य क्षेत्र बताया जाता है, पांचवा, है ना। बौद्धिक स्तर पर। बस याद रखें। अगला सवाल देखिए, ऐसे उद्योग जो किसी विशेष खनिज संसाधन के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, अर्थात उद्योग कहीं पर भी स्थापित किए जा सकते हैं, वो बताइए क्या कहलाएंगे? फूटलूज उद्योग, ट्रक फॉर्मिंग, हिप हॉप उद्योग और ग्रीसरी उद्योग। अच्छा, आप लोग यहाँ पे नाम भी देख रहे होंगे कुछ अजीबो गरीब नाम, लेकिन निश्चिंत रहें, मैं सारे के बारे में बताऊंगा। ये की ग्रोसरी है जी, ग्रीसरी, ग्रीसरी, ग्रीसरी क्या कहना उचित समझेंगे आप लोग? बताइए जरा मुझे इस प्रश्न का जवाब एक बार। चलिए मैं बताऊं फिर, अब ध्यान से सुनिए आप सभी लोग। बेसिकली ये प्रश्न, हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, समझ में नहीं आया मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए। ये प्रश्न आपसे ये पूछा गया, कहा कि ऐसे उद्योग जो किसी खनिज संसाधन के ऊपर निर्भर ना हो, है ना। अब देखिए खनिज बेसिकली क्या है, यहाँ पे खनिज संसाधन यूज किया गया है, किसी पर निर्भर नहीं है, किसी पर ये निर्भर नहीं है। तो इस उद्योग पर कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन पे वो फूटलूज उद्योग कहलाता है। हम कहीं पर भी कोई चीज़ बना दें या स्थापित कर दें, कहीं पर कोई चीज़ अगर हम स्थापित कर देते हैं, रख देते हैं या बना देते हैं, वो फूटलूज ही तो उद्योग के अंतर्गत आता है ना। समझ रहे हैं आप? खनिज संसाधन के ऊपर निर्भर नहीं होता है फूटलूज उद्योग। ये बात एक बार बताइए मुझे जरा, क्या आपको क्लियर है? फूटलूज, हाँ तो इसमें जो बाकी है वो अभी बता रहा हूँ यार, पहले इतना तो बताओ, पहले ये तो समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले इसको तो समझो फूटलूज उद्योग होता क्या है। फूटलूज उद्योग जो होता है ना, सिंपल शब्दों में याद रखो, कच्चे माल, केवल इतना ध्यान रखो, अधिकतर उद्योग कहीं पर भी स्थापित किए जा सकते हैं और इन्हें कच्चे माल के स्रोत के समीप लगाने की अनिवार्यता नहीं बनती या अनिवार्यता नहीं होती है, मतलब कंपलसरी नहीं होता है।
फूटलोज उद्योग ऐसे उद्योग को कहा जाता है जिनकी अवस्थिति पर कच्चे माल के स्रोत से दूसरे का कोई असर ना पड़े, दूसरे पे कोई असर ना पड़े। दूसरे मतलब असर ना पड़ने का मतलब वो किसी पर निर्भर ना रहे, खनिज संसाधन के ऊपर निर्भर ना रहे, वही फूटलोज उद्योग होता है। बड़ा अच्छा सवाल है ये, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों से, तो एक आपका आता है ट्रक फार्मिंग। नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है? क्या नाम? ट्रक फार्मिंग। ट्रक, ये जैसे आपने खेती होती, जैसे अगर वहाँ पे जाते हैं, फार्मिंग का मतलब क्या होता है? अगर मैं सिंपल सी शब्दों में पहले बात करूँ, फार्मिंग क्या बताएंगे? फार्मिंग का अर्थ, फार्मिंग का मतलब आप बता रहे हैं कृषि, खेती, बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ जो है ना ट्रक एक जैसे आपने देखा होगा संसाधन के लिए, तो संसाधन मतलब प्राकृतिक रूप से खेती वाली कृषि, जिसको अगर हम बात करें बाजार तक पहुँच को बढ़ाने में, प्राकृतिक खेती या सिस्टम स्केल ट्रांजैक्शन लेकर अगर हम बात करें, वित्त पोषण के विकल्पों में जब ध्यान दिया जाता है, तो उसको सुधार के परिप्रेक्ष्य में या उसको अगर हम बात करें बढ़ावा के परिप्रेक्ष्य में, तो ट्रक फार्मिंग होता है, उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और ये संसाधन है उद्योग के अंतर्गत, ट्रक फार्मिंग एक संसाधन है। जैसे मैंने कहा था आपको, मैंने कहा था कृषि आधारित उद्योग पर क्या है, चीनी उद्योग, रबड़ निर्माण, सूती वस्त्र उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग, ये सारे उद्योग आते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ट्रक फार्मिंग की भी प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक है हिप हॉप उद्योग। ये भी आप लोगों ने सुना ही होगा नाम, बताओगे? अच्छा नहीं सुने हो, चलो देखिए, हिप हॉप उद्योग की बात अगर हम बात करें, ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। ये बेसिकली जब जिक्र करते हैं तो औद्योगिक चीज़ों में हम इसको जिक्र करते हैं। जैसे औद्योगिक, आपको मैं बता दूं, औद्योगिक हिप हॉप जो होता है, एक औद्योगिक संगीत को रिलेट कराया गया है, हिप हॉप की शैली को। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं, इसकी उत्पत्ति मार्क स्टीवंस ने सन 1985 में द पॉप ग्रुप के एक गायक थे, उनके द्वारा ये स्टार्ट हुई थी। तो औद्योगिक संगीत की प्रक्रिया जब आती है, जिक्र होता है, तो हमारे सामने औद्योगिक हिप हॉप आता है, देखने को मिलता है। यह एक ऐसी शैली है जो कठोर, यांत्रिक और आक्रामक और उत्तेजक ध्वनियों और विषयों पर आधारित होती है। ठीक है, ध्वनियों, विषयों, आक्रामक, कठोर, यांत्रिक, ऐसे जैसे शब्दों पर ये रिलेट कराती है हिप हॉप उद्योग, है ना। औद्योगिक क्षेत्र में ये चीजें आती हैं। 1985 में ये स्टार्ट हुई थी, है ना। अधिकतर इसका प्रयोगात्मक रूप से जुड़ा हुआ चीजें होता है और कभी कभी भ्रमित भी हो जाता है ये, है ना। और यह जो है टब स्टेप के कई विकासों की आशा भी करता है। टब स्टेप जानते हैं क्या है? टब स्टेप ना एक इलेक्ट्रॉनिक नृत्य संगीत होता है, एक ऐसी शैली जो 2000 के दशक में स्टार्ट की गई थी, दक्षिण लंदन में उत्पन्न हुआ था ये टब स्टेप। ऐसे सवाल भी हमें देखने को मिलता है, कभी कभी पेपर में आ जाता है, टब स्टेप क्या है? टब स्टेप जो आपका है इलेक्ट्रॉनिक नृत्य संगीत है, यह बात ध्यान रखिए। अब बात करते हैं एक शब्द और, ठीक है, ग्रीसरी उद्योग। सुना है ना? नहीं, बताइए। नहीं सुने फिर भी तो बताइए आप, हाँ या ना? ग्रोसरी सुना है, ग्रीसरी नहीं सुना। अच्छा, ग्रीसरी नहीं सुना है आपने, ग्रोसरी सुना है। चलो देखिए, ये अलग है। ये बेसिकली ऐसे उद्योगों का, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, जहां आप किसी चीज़ों का एक प्रकार से जमावड़ा की बात कर रहे हो, जमावड़ा का मतलब स्टोर की बात कर रहे हो, किसी चीज़ को स्टॉक के रखने के रूप में स्टोर की बात करते हो, तो वो शब्द जो रिप्रेजेंट होता है वो आपका ग्रीसरी कहलाता है, ग्रीसरी उद्योग। अब ग्रीसरी उद्योग में जैसे हम बात करें, आपका खनिज तेल, पेट्रोलियम, एलपीजी, कोयला, खनिज वाला जितना प्रक्रिया है वो सारे के सारे इसमें शामिल कर लिए जाते हैं ग्रीसरी वाले उद्योग में, ग्रीसरी उद्योग में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये उद्योग से रिलेटेड है,
उद्योग में क्या क्या यूज होता है उसको यूज किया है इसने। कहा कि खनिज संसाधन से ऊपर नहीं रहता है भाई, वो फूट लूज होगा, वो जाहिर सी बात है फूट लूज होगा, है ना। और जो ट्रक फार्मिंग वो रिसोर्सेज होगा। हिप हॉप एक औद्योगिक संगीत के रूप में रिलेट कराया गया है। ग्रेसरी एक प्रकार से स्टॉक के या स्टोर के रूप में इसको जो है रखा गया है, स्टोर के रूप में इसको समझा जाता है ग्रेसरी उद्योग को, है ना, किसी चीज़ को रखने के लिए। आगे बात करते हैं उद्योग। लघु उद्योग वे उद्योग होते हैं जो डैश में विनियमित की सहायता करते हैं या उत्पादन का प्रारंभ करते हैं। क्या होते हैं लघु उद्योग, बताइए। क्या मैं ये कहूं कि लघु उद्योग वे उद्योग होते हैं जो मध्यम स्तर के विनियमन की सहायता से उत्पादन प्रारंभ करते हैं। ये आपका करेक्ट रहेगा, मध्यम। ठीक है, शी। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि लघु और कुटीर उद्योग अपनी वस्तुओं का उत्पादन करके राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान देता है ना। और लघु और कुटीर उद्योगों की उत्पादकता में सुधार किया जाता है और राष्ट्रीय उत्पादन में इसके अधिक योगदान की आशा भी की जाती है, इसकी आशा भी की जाती है। ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है औद्योगिक समाज कार्य वह क्षेत्र है जहां पर कार्यकर्ता का मैनेजमेंट मध्य संघर्ष होता है। मतलब एक औद्योगिक समाज कार्य है, एक कार्यकर्ता और मैनेजमेंट है। अच्छा, उपयुक्त तो सभी आप लोग कह रहे हैं। चलिए देखिए, औद्योगिक समाज कार्य का क्षेत्र जो है कार्यकर्ता और मैनेजमेंट के मध्य संघर्ष होता है, सही है। कार्यकर्ता और प्रबंधक के मध्य जो है समझौता भी होता है, ये भी सही है। इसके हस्तक्षेप के कारण न्याय की पक्ष जो है वो निर्णय भी होता है, ये भी सत्य है। इसलिए उपर्युक्त सभी करेक्ट रहेंगे। औद्योगिक समाज कार्य का वो क्षेत्र होते हैं जो सभी करेक्ट हैं। फिर हमारे सामने एक सवाल और आता है, कहता है ये सवाल कि सामाजिक कार्यकर्ता का मैनेजमेंट की कमान की श्रृंखला से अंदर रहना चाहिए कि बाहर रहना चाहिए, कि परस्पर साथ काम करना चाहिए, कि नियमित दूरी बनाए रखना चाहिए। परस्पर साथ काम बता रहे हो आप। सामाजिक कार्यकर्ता को प्रबंधन मैनेजमेंट की कमान की श्रृंखला से बाहर होना चाहिए या परस्पर के साथ होना चाहिए? परस्पर साथ। परस्पर रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल होता है। और सामाजिक कार्यकर्ता का मैनेजमेंट की जब कमान की श्रृंखला से, कमान की श्रृंखला मतलब आप समझ रहे, कमान का मतलब एक कमांड होना है, इसे कमांड किसकी? नेतृत्व। हाँ, आप ये भी कह सकते हो नेतृत्व, नेतृत्व की श्रृंखला से, है ना। हेलो, हाँ बताए। परस्पर ना कह के, नहीं परस्पर ना कह के बाहर होना चाहिए। अब पूछिए जरा कैसे? बाहर भी, हाँ बाहर भी ठीक नहीं रहेगा सर। कैसे होगा सर, बताइए। देखिए मैं बताता हूँ, बेसिकली आपको बता दूँ कि सामाजिक कार्यकर्ता का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, है ना, जो वो नेतृत्व की श्रृंखला में यानी नेतृत्व की श्रेणी में या कमान की श्रेणी, या एक प्रकार से आप ये कह लीजिए श्रेणी का मतलब होता है क्रमबद्धता, सीक्वेंस में, है ना। उससे क्या होता है कि बाहर होने का मतलब ये हुआ कि ये मैनेजमेंट की प्रक्रिया में अपने कामों को भूमिका निभाता है, उस परिप्रेक्ष्य में वो बाहर होना चाहिए। यहाँ सेवार्थी के साथ काम करने की बात नहीं है, यहाँ सेवार्थी के साथ काम करने की बात नहीं, यहाँ मैनेजमेंट की बात है, मैनेजमेंट की बात है। और बाहर होने का मतलब ये नहीं है कि वो बाहर हो जाएगा। बाहर होने का मतलब ये है कि उसकी जो भूमिका है, उसकी जो भूमिका हस्तक्षेप वाली जो भूमिका है, वो मैनेजमेंट की कमान से श्रृंखला से बाहर होना चाहिए, वो भूमिका से बाहर होना चाहिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि ऑप्शन नंबर बाहर से परस्पर किसके साथ करेंगे आप बताइए। सामाजिक कार्यकर्ता को प्रबंधक की जो बात कर रहा है, प्रबंधक की, इसके परिप्रेक्ष्य में ये कह रहा है कि भी इसके साथ जो है परस्पर होना चाहिए। परस्पर का मतलब होता है साथ साथ वाली प्रक्रिया, और साथ साथ वाली प्रक्रिया नहीं होती है मैनेजमेंट के साथ कभी भी, है ना। इसलिए आपका यहाँ पे जो करेक्ट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर, हाँ, बी जाएगा करेक्ट, बी। सर डी को थोड़ा सा बता। नियमित दूरी रखनी चाहिए। देखिए नियमित दूरी का मतलब होता है आपसे ये कि मैनेजमेंट को और सामाजिक कार्यकर्ता को मैनेजमेंट में जब भूमिका आती है तो एक नियमित दूरी बनाए रखना चाहिए।
दूरी का मतलब क्या होता है कि जैसे हम जब लगे जरूरत पड़े तो हम हस्तक्षेप करें, जब जरूरत पड़े तो हस्तक्षेप ना करें, है ना। एक प्रकार से नियमित ये चीज़ें होती है कि बराबर मतलब आप बनाए रखें वो जो है पकड़ अपनी। हाँ, डिस्टेंस मतलब ये कोई वो दूरी नहीं कि आप यहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े हैं, उस डिस्टेंस से नहीं है। ये सामाजिक दूरी जो नियमित दूरी जो बताई गई उसको रिप्रेजेंट किया गया है कि मतलब उस पर हस्तक्षेप वाली को, हस्तक्षेप वाले को, है ना, हस्तक्षेप को। क्वेश्चन नंबर 70 है आपके सामने कि व्यवसाय सामाजिक कार्यकर्ता नैतिकता के विषय में किसके लिए महत्वपूर्ण होगा। क्या सामाजिक कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण होगा, रोजगार के लिए होगा, कि सेवार्थी के लिए होगा, कि ए और बी। देखिए, व्यावसायिक सामाजिक कार्य में नैतिकता का जो विषय होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो ऑप्शन नंबर डी बताता है कि सामाजिक कार्यकर्ता के लिए भी और रोजगार संगठन के लिए। ऑप्शन नंबर डी वाला ही करेक्ट चला जाएगा आपका, डी। देखिए, अगला सवाल है 71 नंबर का, कह रहा है कि बाढ़ मैनेजमेंट, हमारे सामने सवाल है बाढ़ मैनेजमेंट को लेकर, और कह रहा है कि अल्पकालीन उपाय की अवधि कितने वर्षों के लिए होती है। 2 से 3 वर्ष। देखिए, मैं बताऊं, जब आपदा आप पढ़ेंगे अभी यूनिट नंबर अगर हम बात करेंगे तो 9 और 10 में देखेंगे आपदा मैनेजमेंट। देखिए, आपदा बेसिकली भारत में कुछ पार्टों के रूप में, जैसे अगर मैं कहूँ बाढ़ है, ये एक आपदा है। ये एक बाढ़ के अगर हम बात करें तो भूकंप आपदा ही तो है, सूखा आपदा ही तो है, सूखा पड़ना, है ना। तो इसके परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो ये परिप्रेक्ष्य बनाया है बाढ़ में। तो जो अल्पकालीन अवधि होती है वो 4 से 5 वर्ष की होती है, 4 से 5 साल की अल्पकालीन अवधि होती है, और इसे धरातली अपवाह को सुधारने और बाढ़ चेतावनी को प्रणाली विकसित करने और गांव को बाढ़ जल से ऊंचा बसाने, और अगर हम बात करें आपातकाल हेतु ऊंचे चबूतरे का निर्माण करने पर बल देता है। तो ये एक अल्पकालिक लक्ष्य रखे जाते हैं, अल्पकालिक लक्ष्य रखे जाते हैं। फिर आपके सोच रहे होंगे तो फिर दीर्घकालिक क्या होता है। या अल्पकालिक है तो दीर्घकालिक भी होता होगा। तो दीर्घकालिक लंबे अपवर्तकों की बात करता है, लंबे, जैसे मृदा संरक्षण हो गया, भूमि उपयोग सुधार हो गया, खुदाई हो गई, है ना, नदी जोड़ों परियोजना हो गई, है ना, ये दीर्घकालीन उपायों में शामिल करता है। तो भारत सरकार दीर्घकालिक रणनीति तैयार करती है, और राष्ट्रीय बाढ़ आयोग जो 1976 में आया था, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1976, ठीक है, और उसकी स्थापना हुई तो उसने कहा कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण पर विशेष बल दिया जाएगा, है ना। और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग जो है पटना में, आपने नाम सुना ही होगा, 1972, पटना बिहार, ठीक है। चल, और बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम शुरू कब हुआ था, 1954 में, 1954। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1976 है, और नियंत्रण कार्यक्रम 1954 है। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग 1972 है, पटना में। बाढ़ प्रबंधन से संबंधित कौन एक दीर्घकालीन उपाय के अंतर्गत नहीं है। देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया है ना, भूमि उपयोग सुधार, आप बताइए ये दीर्घ का है, हाँ, है ना, दीर्घ का है। लंबी का भी है, ये भी दीर्घ का है। नदी जोड़ों की भी बात करें, ये भी है ना। तो मैं क्या ऑप्शन नंबर डी को लगाऊंगा, बाढ़ चेतावनी की प्रणाली, तो अल्पकालिक में आ रही थी, है ना, चेतावनी हो गया, है ना, गांव को जो है गांव को बाढ़ जल ऊंचा बसाने की बात हो गया, अपवर्तक वाहिका हो गई, आपातकाल में जो है ऊंचे चबूतरे का निर्माण करना, ये सब हो गया। अल्पकालिक का ही तो भूमिका आती है। सूखा, अगर हम बात करें नेक्स्ट सवाल पे, कह रहा है कि सूखा प्रबल क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत 16 राज्य और 182 जिला, ठीक है, और सूखे से निपटने हेतु किस वर्ष की गई थी। बताएं। 73 सवाल है हमारे सामने, बिल्कुल 73 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 1973 इज द राइट आंसर होगा। करेक्ट जवाब यही रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी हाँ बी। मरुस्थल विकास, देखो मरुस्थल विकास कार्यक्रम कौन सी शामिल नहीं है, मरुस्थल विकास में कौन सा शामिल नहीं है।
कृषि और जो है सामाजिक वानिकी जो है इसको शामिल नहीं किया। बाकी ये मरुस्थल भी है, सूखा भी है, जल संसाधन को बढ़ाने में भी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। आज का लास्ट सवाल ले लो आप लोग। मरुस्थल मतलब क्या होता है? किसका मरुस्थल का मतलब किसका मतलब? जहाँ पर पानी जीव जंतु संभव नहीं। रेगिस्तान। मरुस्थल, जहाँ वर्षा ओके। डिजास्टर जैसे शब्द यूज होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। तो मतलब मरुस्थल जैसे आपने कहा कि भाई जीव जंतु, अभी किसी ने बच्चे ने बोला है, बिल्कुल सही जवाब बताया इन्होंने। ठीक है, जीव जंतु मतलब रहने की जो संभावनाएं बहुत कम बताई जाती है। कम रहती है। हाँ, कम रहती है, जीव जंतु कम रहते हैं। फिर वहाँ पे सुविधाएं नहीं हो पाती हैं, जल वगैरह का, है ना, पानी वगैरह की भी सुविधा। आप राजस्थान का नाम तो सुना ही होगा, है ना। राजस्थान। हाँ, राजस्थान है, तो वो क्षेत्र आता है आपका मरुस्थली क्षेत्र में, है ना, मरुस्थली में। तो उसके लिए विकास कार्यक्रम चलाए गए थे, डिजास्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम था 1977 और 78 में। ठीक है, हाँ, तो वो चलाए गए थे जहाँ पे मरुस्थल को अगर हम बात करें तो उसको बढ़ने से रोकना था, और मरुस्थल में सूखे जो प्रभावित क्षेत्र हैं उसको समाप्त करना था, है ना, उसके परिप्रेक्ष्य में था। और प्रभावित क्षेत्रों की जो परिस्थितियाँ थी उसको संतुलित करने के परिप्रेक्ष्य में लाया गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक कार्यक्रम था जल संभर विकास कार्यक्रम था, उसी के तहत चलाया गया था 1995 में, 1995 में। देखिए, अगला सवाल हमारे सामने है कि भूकंप गतिविधियों पर नजर रखने हेतु राष्ट्रीय नेटवर्क की सहायता देश में भूकंप विज्ञान वेधशालाओं की संख्या कितनी है? भूकंप भूकंप विज्ञान वेधशाला 61। नहीं, 61 नहीं है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें भूकंप विज्ञान वेधशालाओं का राष्ट्रीय नेटवर्क में, तो 51 है। कितने हैं? 51 है। और ध्यान रखने वाली बात यह है, 24 वेधशालाओं को नवीनतम डिजिटल ब्रॉडबैंड जो सिस्मोग्राफ प्रणाली पर आधारित है, 24 वेधशालाएं, है ना। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि हाल ही में वीसेट आधारित 16 एलिमेंट डिजिटल टेलीमेट्री सिस्मोग्राफ केंद्र नेटवर्क जो है स्थापित किया गया है। और भूकंप विज्ञान वेधशालाओं को जो चलाता है बेसिकली अगर हम बात करें तो मौसम विभाग के द्वारा, और ये 51 टोटल 51। हाँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए, 75। ठीक है, जो क्वेश्चन बचे वे भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है ना।